हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्याणी के चालुक्य। हमने बादामी के चालुक्यों को देखा, अनहिलवाड़ के चालुक्यों को देखा और आज है कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य नाम से बहुत सारे जो राजवंश हैं वो हमें भारतवर्ष में शासन करते हुए देखने को मिलते हैं। इनमें उत्तर में अगर बात करें तो अनहिलवाड़ के चालुक्य, जो कि गुजरात उनका मुख्य क्षेत्र था जहां से वो शासन करते थे। बाकी के जो चालुक्य हैं, चाहे वो बादामी के चालुक्य हो, कल्याणी के चालुक्य हो या वेंगी के चालुक्य, वो दक्षिण भारत से ही शासन करते थे। जो बादामी के चालुक्य थे उनका जो शासन था वो 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक था। उसके बाद में उनके राज्य क्षेत्रों पर राष्ट्रकूट शासन करते हैं, जो कि 10वीं शताब्दी के अंत तक शासन करते हैं। और उनके बाद में राष्ट्रकूटों के राज्यावशेषों पर वापस चालुक्य शासन करने लगते हैं। उन्हें इतिहास में कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है। पहले बादामी या वातापी के चालुक्य, उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश और उसके बाद में वापस कल्याणी के चालुक्य वंश का शासन है वो आता है। तो हम कल्याणी के चालुक्यों की बात करते हैं। तो इस जो वंश है इसका जो प्रथम संस्थापक था या जिसने स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त किया वो था तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय जो है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या यूं कहें कि वो राष्ट्रकूटों से अपने आप को स्वतंत्र है वो कर देता है। तेलप द्वितीय के बारे में मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, यह एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जो कि परीक्षा में भी बार बार पूछा जा चुका है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ, जिसकी रचना मेरुतुंग ने की थी, उस ग्रंथ में हमें यह उल्लेख मिलता है कि तेलप द्वितीय की परमार राजा मुंज से शत्रुता थी और इसी शत्रुता के कारण उसने मुंज पर 6 बार आक्रमण किया। हालांकि वो 6 बार विफल रहा, लेकिन 7वीं बार वो सफल रहा और उसने मुंज को बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तेलप द्वितीय के बाद में जो शासक बनता है वो सोमेश्वर प्रथम है। सोमेश्वर प्रथम का जो मुख्य काम था वो था उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित कर दी। हमने देखा है कि कल्याणी के चालुक्यों से पहले वहां पर राष्ट्रकूटों का शासन था और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत या मालखेड़ या मलखेड़ जिसको कहा जाता है। तो मान्यखेत जो राजधानी थी उसको इस सोमेश्वर प्रथम ने वहां से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कल्याणी को अपनी राजधानी है वो बनाया। इसने परमार राजा भोज पर आक्रमण किया और उसे पराजित भी किया, लेकिन चोल राजा राजराज से उसकी हार हुई और बाद में जो भी दूसरे चोल राजा आए उनसे भी कोप्पम और कुडल संगमम के युद्धों में इसकी हार हुई सोमेश्वर प्रथम की चोल राजाओं के सामने। चोल राजाओं से बार बार हार होने के कारण इसने तुंगभद्रा नदी में जाकर आत्महत्या कर ली। इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा माना जाता है वो है विक्रमादित्य षष्ठ। इस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका जो राज्यारोहण है वो 1076 ईस्वी में होता है और अपने राज्यारोहण के वर्ष ही इसने एक नया संवत शुरू किया। उसका नाम था चालुक्य विक्रम संवत। क्या नाम था? चालुक्य विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था, वो पहले से ही चल रहा था। तो इसने इस नाम में
चालुक्य है वो साथ में जोड़ दिया, जो कि उसके वंश का नाम था। तो इसको चालुक्य विक्रम संवत नाम से इसने शुरू किया। यह जो शासक था वो एक निर्माता था, सेनानायक था, विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने विक्रमपुर नामक नगर को बसाया, एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और विशाल झील का भी निर्माण करवाया। इसका दरबार है वो विद्वानों से हमेशा सजा रहता था। इसके दरबार में दो मुख्य लेखक या कवि कह दो वो रहते थे। उसमें जो मुख्य है वो है विल्हण। विल्हण की लिखी हुई पुस्तक विक्रमांक देव चरित, जो कि विक्रमादित्य षष्ठ को ही समर्पित है। विल्हण के बारे में परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि विल्हण की कृति का क्या नाम है, तो वो है विक्रमांक देव चरित, या विक्रमांक देव चरित का रचयिता कौन है, तो वो है विल्हण। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। दूसरा जो विद्वान था, दूसरा उद्भट विद्वान था, उसका नाम था विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना की। मिताक्षरा भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है पूर्व मध्यकालीन भारत की, जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी विद्वान थे। तो विल्हण और विज्ञानेश्वर दोनों ही व नाम से शुरू होते हैं। ये दोनों विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी विद्वान थे और इनकी पुस्तक है वो विक्रमांक देव चरित और दूसरी है वो मिताक्षरा थी। विक्रमादित्य षष्ठ ने 50 वर्ष तक शासन किया, 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक। विक्रमादित्य षष्ठ इस वंश के सबसे महान सम्राट हुए, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि अपनी विद्वता और विद्वानों को आश्रय देने के साथ साथ महान निर्माता होने के कारण ग्रहण की थी। इस वंश के आगे जो शासक बनते हैं वो है सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर तृतीय की युद्धों की अपेक्षा शांति में ज्यादा रुचि थी। यह स्वयं बड़े विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है मानसोल्लास। यह शिल्प शास्त्र पर या शिल्प शास्त्र के विषय पर पुस्तक लिखी हुई है और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस पुस्तक के बारे में बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चाहे वो नेट हो, आईएएस हो, आरएएस हो या और भी अन्य परीक्षाएं हैं, उन सभी में मानसोल्लास के बारे में पूछा जा चुका है। इसकी जो रचना है वो सोमेश्वर तृतीय ने की थी, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था। और यह पुस्तक शिल्प शास्त्र पर आधारित है, अर्थात इसका विषय है वो शिल्प शास्त्र है। इसके अलावा जो ऐहोल है, जो कि कल्याणी के चालुक्यों का एक बड़ा प्रसिद्ध और भव्य नगर हुआ करता था, जो कि अपने मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। इसको बहुत सारे मंदिर होने के कारण मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय धरोहर में वर्तमान में ये शामिल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करवाने का जो प्रयास है वो चल रहा है। ऐहोल जो है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है और यह मलयप्रभा नदी के किनारे है। बादामी और पट्टडकल से बिल्कुल ही निकट है। पट्टडकल से 10 मील और बादामी से 22 मील दूर यह नगर स्थित है। और जो पट्टडकल में हमें मंदिरों का विकसित रूप देखने को मिलता है, उसकी जो अनुसंधानशाला कह दे तो वो ऐहोल नगर माना जाता है। वहीं से जो अनुसंधान कह दो करके बाद में पट्टडकल के हमें सुंदर और भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था और एक और अन्य विशेषता जो चालुक्यों की थी वो थी ग्राम अधिकारी के रूप में केंद्र द्वारा गामुंडों की नियुक्ति।
अर्थात जो ग्राम का प्रधान अधिकारी होता था, जिसको गामुंड कहा जाता था, उनकी जो नियुक्ति है वो सीधे केंद्र से होती थी। अब बात करें चालुक्यों की, तो चालुक्यों को लेकर बहुत सारा जो है कंफ्यूजन रहता है, तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। बादामी के चालुक्य पहले आए थे, उनके बाद में राष्ट्रकूट वंश आया और उनके बाद में वापस जो है कल्याणी के चालुक्य आए। इनका जो क्षेत्र था वो एक ही था, ये वाला हिस्सा था। इस हिस्से पर पहले बादामी के चालुक्य आए, फिर राष्ट्रकूट आए और उनके बाद में वापस कल्याणी के चालुक्य आए। ये इनका कालखंड या कालक्रमानुसार स्थिति थी। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।